Dear students, let's start our topic, that is the alkenes, part 2. पिछले लेक्चर में मैंने आपको एल्कीन्स की प्रिपरेशन मेथड के बारे में और एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में जानकारी दी थी। बीटा एलिमिनेशन, E1 E2, अल्फा और बीटा एलिमिनेशन दोनों के ही बारे में मैंने आपको बता दिया था। बीटा एलिमिनेशन में सेडजेफ रूल काम करता है, जिसको जेटसेफ नाम के साइंटिस्ट ने दिया। वो बीटा एलिमिनेशन है हमारा। मैंने आपको कहा था कि सेडजेफ रूल जो है बेटे बहुत पुराना रूल है। कैटालिटिक जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 तो वहां पे सेडजेफ रूल जरूर काम कर जाता है, लेकिन जहां पे रीअरेंजमेंट होता है, जहां पर इवन एलिमिनेशन होती है, वहां पर ये रूल काम नहीं करेगा। और इस केस में जो है हमको मोर स्टेबल एल्कीन ही बनानी पड़ेगी। सेडजेफ रूल काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सेडजेफ के टाइम पर हमको मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानकारी नहीं थी। हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे। इसमें कुछ और एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और देखो। जैसे मान लो कि आपको ये रिएक्शन करा, कंसंट्रेटेड H2SO4 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या प्रोडक्ट बनेगा? मोर स्टेबल एल्कीन आपको दिखाई दे रही है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन इज मोर स्टेबल और यही प्रोडक्ट बनेगा। यहां अगर देखूं तो सेडजेफ रूल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो ये वाला बीटा हाइड्रोजन है ये sp2 है, यहां से हाइड्रोजन निकल नहीं सकता। और ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है ये sp3 है, यहीं से निकालना पड़ेगा। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो सबसे पहले तो प्रोटोनेशन, ये H पॉजिटिव एसिड से मिलेगा। बेटर लीविंग ग्रुप बन जाएगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, एंड वी विल गेट ए हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन, सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बन है और जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, तो ये एलाइलिक पोजीशन है। तो ये 2 डिग्री है भी है और एलाइलिक भी, तो 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्लस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है, तो हाईली स्टेबल है। अब इसका रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता बेटा, तो अब हमको यहां से इस CH3 से हाइड्रोजन निकालनी पड़ेगी, -H आयन, and what we will get more stable alkene, more stable alkene। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कहूं आप लोगों से, what will be the correct order of age of dehydration in presence of
concentrated H2SO4 and heat in the following compound. Compound number A, ये है. कंपाउंड नंबर बी, ये है. कंपाउंड नंबर सी, ये है. तो जो एज ऑफ डिहाइड्रेशन है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि बनने वाला एल्कीन कितना ज्यादा स्टेबल. ऑल्दो ये भी कह सकते हैं कि बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल. जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, लास्टली जाके रीअरेंज होके उतनी बढ़िया एल्कीन हमको मिलेगी. जरा इसको इससे एल्कीन बनाइए. आपको जो एल्कीन मिलेगी वो साइक्लोहेक्सीन मिलेगी. इससे आप एल्कीन बनाइए. जो आपको एल्कीन मिलेगी वो साइक्लोहेक्साडाइईन मिलेगी. और इससे आप एल्कीन बनाइए. जो आपको एल्कीन मिलेगी वो एक एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन लिए हुए एल्कीन. एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं. इसको बेंजीन कहते हैं. अब तो एज आपको समझ में आ गई होगी. तो अब अगर इसका मैं आंसर लिखना चाहूं तो मेरे पास एज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा सी, उसके बाद बी और उसके बाद ए. बी क्यों? क्योंकि बी में पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है. एंड दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस in comparison to that of the A, that is the cyclohexene. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि एज ऑफ डिहाइड्रेशन आप बताइए कि किस में सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाएगा. तो सबसे आसान तरीका यही है कि उससे आप एल्कीन बना लिए, और एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना आसानी से डिहाइड्रेशन हो जाएगा. नेक्स्ट. और क्या तरीका है एल्कीन बनाने का? देखिए, फ्रॉम dehydro halogenation of alkyl halides. डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का निकलना, और हेलो मतलब हेलोजन का भी निकलना. एल्काइल हैलाइड्स का डीहाइड्रो हेलोजिनेशन किया जा रहा है. अगर एल्काइल हैलाइड्स का मैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करना लगूं तो जरा ध्यान से देखिए क्या होगा. मुझे इसको एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करना, हीट करना पड़ेगा एलिमिनेशन कराने के लिए. एल्कोहलिक KOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मैंने हीट किया एंड वी विल गेट इथाइलिन. एक Br और एक H निकल गया. हाइड्रोजन और हेलोजन एक साथ निकले तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो गया. क्या निकल जाएगा? KBr प्लस H2. यहां हमारे पास इथाइलिन और यहां हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड. स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन. बीटा तो है ही है, E2 एलिमिनेशन. अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकल रहा,
और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है। इस केस में भी वही पुराना रूल जो सेडजेफ रूल है उसके हिसाब से तब देख सकते हैं जब हम लोग E2 एलिमिनेशन करा रहे हैं। और इवन एलिमिनेशन में इस केस में भी हमारे पास जो है कार्बोकैटायन बनेगा अगर इवन कराओ तो। जैसे देखिए, पहली बात तो बेस हमारा वीक होना चाहिए। लेट अस कंसीडर दिस कंपाउंड, और इसको मैं इथाइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल के साथ हीट करो। एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस था, वो हमेशा E2 देगा, लेकिन जो एल्कोहल है वो वीक बेस, लुइस बेस है, तो वो हमेशा क्या देगा, E1 देगा। तो ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, बीटा एलिमिनेशन है, लेकिन E1 किसके साथ हो, एल्कोहल। एल्कोहल क्या है, वीक बेस। कल बताया था मैंने आपको E1 और E2 में डिफरेंस, जरा ध्यान से देखिए क्या बनेगा। 100% we will got ZF product and it is also a more stable alkene. ये ZF प्रोडक्ट भी है और ये मोर स्टेबल एल्कीन। अगर मोर स्टेबल एल्कीन ही ZF प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को ZF प्रोडक्ट कहने में कोई बुराई नहीं। ZF रूल नहीं की बात नहीं कर रहे, ZF प्रोडक्ट की बात। चलिए, साथ में क्या निकल जाएगा, KBr, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2। क्या हम इसकी मैकेनिज्म करा सकते हैं, हाँ आराम से मैकेनिज्म करा सकते हैं। एल्कोहल के साथ सबसे पहले ये Br यहां से रिमूव होगा और वी विल गेट ए टर्शरी कार्बोकैटायन एंड इट इज हाईली स्टेबल। क्या इस केस में कोई रीअरेंजमेंट हो सकता है, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, और इस केस में इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई रीअरेंजमेंट अब नहीं। तो यहाँ पे पहले से ही स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये हमारा कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, टर्शरी कार्बोकैटायन। In the presence of alcohol, we are heating. Alcohol is a weak base. बार बार समझा रहा हूं, एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कोहल वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में E2, वीक बेस की प्रेजेंस में E1। जरा आगे बढ़ते हैं, यहां से क्या हो जाएगा बेटे, कार्बोकैटायन बन गया, ये Br जो है निकल जाएगा और यहां से जो है H निकल जाएगा हमारे पास। एंड वी विल गेट तो यहां से क्या निकला, -Br निगेटिव, यहां से क्या निकला, -H पॉजिटिव। हाइड्रोजन और ब्रोमीन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस हो गया और आपको एल्कीन मिल गया। तो आपके साथ एल्किल हैलाइड में भी E1 एलिमिनेशन हो सकता है, एल्किल हैलाइड में भी E2 एलिमिनेशन हो सकता है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे करा लेते हैं। इसकी रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH के साथ करा, एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस, E2 एलिमिनेशन, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगी। एंटी पेरिप्लिनर ज्योमेट्री है, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री,
और इजिली आपके पास एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा यहां पर भी दोनों जगह बीटा है, तो आप एक ये प्रोडक्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट विल बी इन द लेस अमाउंट। ये प्रोडक्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये साइक्लिक रिंग के साथ डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, लेकिन अगर इसी को मैं C2H5OH के साथ इवन एलिमिनेशन में देखूं, तो यहां कार्बोकेटाइन बन जाए। नाउ देयर विल बी ए रिंग एक्सपेंशन मैकेनिज्म, रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। बेटे जब कभी भी रिंग के जस्ट बाद वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और रिंग 5 कार्बन या 4 कार्बन की है, तो 4 वाली 5 में कन्वर्ट हो जाएगी और 5 वाली 6, क्योंकि द रिंग ऑफ 5 और 6 कार्बन एटम्स इज मोर स्टेबल। तो बेटा ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकडाउन, इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पर निगेटिव आएगा, ये निगेटिव वाला इस कार्बन पॉजिटिव, बाहर वाले कार्बन पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। तो जरा देखो, मैं पेन चेंज करके आपको जोड़ के दिखाता हूं, होगा क्या। इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये धीमे 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 यहां से जुड़ रहा है। कैसी मैकेनिज्म हो रही है, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन मैकेनिज्म हो जाएगी, और इस रिंग एक्सपेंशन मैकेनिज्म में क्या बना, 6 कार्बन एटम की तो ये रिंग बनी। जिस कार्बन से जुड़ा उसके ऊपर एक CH3 लगा हुआ है, लगा रहे, और बगल वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव लगा। क्यों, बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ था तो इस पर पॉजिटिव आया, ये रेड कलर मैंने दिखा रखा। हमारे पास रिंग एक्सपेंड हुई, और नया जो कार्बोकेटाइन बना वो सेकेंडरी है, यहां पर भी सेकेंडरी था, लेकिन यहाँ पे रिंग एक्सपेंड हो गई। 5 से 6 कार्बन एटम की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, रीअरेंजमेंट आसानी से हो जाएगा। इस रीअरेंजमेंट का नाम है रिंग एक्सपेंशन। यहाँ दोबारा कोई रीअरेंजमेंट हो सकता है, बिल्कुल, ये सेकेंडरी कार्बोटाइन है और बगल में एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो वो हाइड्रोजन यहां से लीव हो जाएगा H निगेटिव की तरीके से, और अपनी पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर शो करेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहां CH3, इस पर पॉजिटिव, और H निगेटिव इस कार्बन से जाके जुड़ गया। अब यहाँ पे जो H है बीटा पर, यहां से या यहां से दोनों सेम है, यहां से H रिमूव हो जाएगा बीटा से, एंड व्हाट वी विल गेट, तो यहाँ पे तो दिखाई दे ही रहा है। मैंने कहा इवन में सेडजेफ रूल का यूज मत कर दे। ये साइक्लिक एल्कीन, हम लोगों को यहाँ पर एक साइक्लिक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पर कई सारे रीअरेंजमेंट हुए, एक रिंग एक्सपेंशन हुआ, एक 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई। तो रीअरेंजमेंट तब तक होता रहता है जब तक नेक्स्ट बनने वाला स्पीसीज, नेक्स्ट बनने वाला इंटरमीडिएट
ज्यादा स्टेबल बनता रहता है, तब तक लगातार रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ये जरा ध्यान रखिए। इट इज द रिंग केस ऑफ रिंग एक्सपेंशन मैकेनिज्म। ठीक है बेटे, ध्यान रखिएगा। एक और तरीका है जिससे कि हम लोग एल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं E2 एलिमिनेशन का, एंड दैट मेथड इज नोन एज फ्रॉम dehalogenation of vicinal dihalides। मान लीजिए कोई भी एक विसिनल डाइहैलाइड मैं इस तरीके से ले लेता हूं, 1,2 डाइब्रोमो इथेन या इथाइलिन डाइब्रोमाइड, पहले और दूसरे कार्बन एटम पर ब्रोमीन लगा हुआ है। अगर मैं इसकी रिएक्शन जिंक एल्कोहल के साथ हीट करा दूं तो Br निकल जाएगा, Br2 Zn Br2, और यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन फॉर्म, और हमारे पास Zn Br2 है। दिस इज ए E2 एलिमिनेशन, ये ध्यान रखिए। सिर्फ एल्कोहल नहीं, जिंक एल्कोहल E2 एलिमिनेशन है। ये रिएक्शन तभी भी प्रोसीड हो सकती है अगर मैं जिंक कॉपर कपल के साथ इसको हीट करा। मतलब दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी प्रोसीडेड E2 स्टेप इफ जिंक कॉपर एलॉय के साथ, कपल के साथ मैं हीट करा दूं तो भी ये रिएक्शन प्रोसीड। E2 है, एंटी पेरिप्लेनर ज्योमेट्री है, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। यहां से एंटी पेरिप्लेनर का कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ। देखो E2 एलिमिनेशन हम लोगों से क्या कहते हैं। मान लीजिए एक ये रिंग, इस रिंग में ये Br है और यहां पर ये Br है। वेज और डैश स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा मैं। ये दोनों Br एबव द प्लेन शो हो, ठीक। अगर मैं इसका जिंक के साथ या जिंक एल्कोहल के साथ हीट कराना चाहता बेटा, यहां पर एलिमिनेशन प्रोसीड नहीं, नो रिएक्शन। क्यों? दोनों Br एबव द प्लेन थे और ये लॉक है, रोटेट नहीं हो सकता, साइक्लिक सिस्टम है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो आपको क्या कराना पड़ेगा? अगर एक Br एबव द प्लेन है और एक Br बिलो द प्लेन, उस केस में अगर आप जिंक एल्कोहल के साथ हीट करा रहे हैं, यू विल इजिली गेट एल्कीन। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, इट इज डिस्क्राइबिंग एंटी पेरिप्लेनर स्टीरियोकेमिस्ट्री। मतलब दोनों एक साइड से नहीं निकल सकते,
दोनों को डिफरेंट साइड से निकालना पड़ेगा, एक अबव द प्लेन तो दूसरा बिलो द प्लेन। यही चीज है एंटी पेरिप्लेनर स्टीरियोकेमिस्ट्री, और ये E2 एलिमिनेशन का मेन कॉन्सेप्ट। अच्छा जरा ओपन चेन में करा लेते हैं। ओपन चेन में तो फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, तो अगर मैं यहां पर इस तरीके से रिएक्शन कराऊं, देखिए let us consider the elimination in the open chain R R dash BR H BR H। इन दोनों, ये जो मैं केसेस बता रहा हूं, इन सारे केसेस में वी आर लर्निंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री लर्न कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो सेकंड और थर्ड कार्बन है दोनों पे Br लगा, ये विसनल डाइब्रोमाइड, ये भी विसनल डाइब्रोमाइड है, ये भी विसनल डाइ, अगल बगल के एटम पर अगर हेलोजन लगा है तो वो विस डाई हेलाइड्स, और एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे हैं तो वो जेम डाई हेलाइड्स कहलाते। दोबारा बोल रहा हूं, अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पर एक एक हेलोजन लगा है तो वो विसनल डाई हेलाइड्स या विस डाई हेलाइड्स कहलाते हैं, और अगर एक ही एटम पर दो हेलोजन लगे हैं तो उनको जेमिनल डाई हेलाइड्स या जेम डाई हेलाइड्स कहा जाता है। क्लियर? अब मान लीजिए आप उसकी जिंक अल्कोहल के साथ हीट कराना चाहते, बेटा दोनों Br एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है जो लॉक नहीं, रोटेट हो सकता है, तो रोटेट हो सकता है तो रोटेट होकर टूटेगा। यहां सिंगल बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता था ऊपर वाले में, इस केस में, पहले वाले केस में, नंबर फर्स्ट केस में सिंगल बॉन्ड का रोटेशन नहीं हो सकता था, तो रिएक्शन होना भी बंद हो गया। इस सेकंड केस में दोनों एंटी पेरिप्लेनर पहले से थे, इसलिए रिएक्शन। अच्छा बेटा थर्ड केस में यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन बीच वाला जो ये बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है जो फ्री टू रोटेट है, ओपन चेन में है, इसलिए रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन रोटेट होने के बाद। तो जरा रोटेट कराओ, एक HCr यहां लगा रहेगा, मतलब एक Br यहां से निकल, दिस Br इज रिमूव्ड, ये निकला, लेकिन जो दूसरा Br है वो रोटेट होने के बाद निकलेगा, मतलब निकलेगा लेकिन रोटेट होने के बाद। तो जरा इस कार्बन को रोटेट करा, H उस साइड था, H इस साइड आ जाए, और यहां आपके पास R डैश, दिस इज द ट्रांसफर, यू विल गेट ट्रांसफर, एंड दिस इज द, व्हाट इज दिस इज द इरिथ्रोफॉर्म। तो इरिथ्रोफॉर्म जब E2 एलिमिनेशन कराता है तो वो ट्रांस एल्कीन देता है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4, लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल। इरिथ्रो कराया है तो मैं थ्रियो भी कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 4, हम थ्रियो फॉर्म की बात कर लेते हैं। आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इरिथ्रो और थ्रियो पढ़ाए थे, क्या आपको याद है? यस। ये थ्रियो फॉर्म क्या होगा? वेरी गुड, याद है तो बहुत अच्छा है, याद रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री समझना बहुत जरूरी। हीट करा दीजिए, एक Br तो यहां से निकल जाए आराम से, और दूसरा यहां से निकले। मैंने आपको क्या कहा, सिंगल बॉन्ड है, बिना रोटेशन के नहीं निकले, तो पहले रोटेट तो दोनों ही केस में करा रहा। तो एंटी पेरिप्लेनर का यही मतलब है कि आपको रोटेट तो कराना ही पड़ेगा। तो ये कार्बन था और ये R था, Br निकल गया, डबल बॉन्ड बना। नीचे वाला जो कार्बन है उसमें रोटेट कराओ, तो ये H है इस साइड आ जाएगा, R उस साइड चला जाएगा, सॉरी, तो ये H किस साइड आ जाएगा,
H अपनी पोजीशन चेंज करेगा, रोटेट कराना पड़ेगा, ध्यान रखिए आप लोगों को रोटेट कराना पड़ेगा, तो रोटेट कराओ। तो ये R डैश इस साइड आ गया और H कहाँ आ गया, सॉरी R डैश अपनी पोजीशन से रोटेट कर दो। H कहाँ आ गया बेटा, H इस साइड आ गया और R डैश इधर। तो जो दूसरा वाला कार्बन है उसमें से निकलेगा, लेकिन ये मत समझना कि यहाँ ये ट्रांस जो है अपोजिट डायरेक्शन में पहले से ही अवेलेबल है इसलिए ऐसे ही निकाल दो, ना 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 ना, रोटेट तो कराना ही पड़ेगा, एंटी पेरिप्लर ज्योमेट्री, तो रोटेट करा के। क्लियर हो रही है। तो ये जो थ्रियो फॉर्म है, ये जो थ्रियो फॉर्म है ये हमको क्या दे देगा, सिस एल्कीन। और जो इरिथ्रोफॉर्म है वो हमको क्या दे देगा, ट्रांस एल्कीन। ये हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2। और कोई तरीका है जिससे कि हम लोग एल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं? नेक्स्ट, हाउ कैन वी प्रिपेयर एल्कीन? फ्रॉम क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट्स। इसको हॉफमैन एलिमिनेशन कहते हैं। दो साइंटिस्ट कल मैंने आप लोगों को बताए थे, एक सेडजेफ, एक हॉफमैन। सेडजेफ कह रहा है कि हाइड्रोजन विल रिमूव फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हॉफमैन कह रहा है कि हाइड्रोजन विल रिमूव फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों ही बातें हम लोगों ने कल की थी। सेडजेफ का जस्ट उल्टा हॉफमैन। इसका मतलब जो सेडजेफ एल्कीन है वो मोस्टली मोर स्टेबल एल्कीन की तरफ भागेगी, और जो हॉफमैन है वो लेस स्टेबल एल्कीन बनाएगी। Exactly, it is the third type of elimination according to the mechanism. This third type of elimination is known as E1CB. ध्यान दीजिएगा, हम जिस एलिमिनेशन की अब बात करने जा रहे हैं उसका नाम है it is a type of E1CB mechanism. Here CB means conjugate base. और rate of reaction directly proportional to stability of intermediate carb anion, that is CB, conjugate base, for it is a beta elimination
and removal of more acidic beta hydrogen atom takes place. जो ज्यादा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन एटम होगा, कहने का मतलब जहां से हाइड्रोजन निकलने के बाद जिस कार्बन पर ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनेगा। ये चारों जो पॉइंट मैंने लिखा है, इन चारों पॉइंट को मैं नीचे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, समझिए। क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट, क्वाटर्नरी अमीन और उसका साल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट की रिएक्शन हीट कराएंगे। एलिमिनेशन है, हीट जरूरी है इन द प्रेजेंस ऑफ AgOH। हीट कर लीजिए, क्या बनेगा ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट समझिए। मैंने कहा इट इज ए बीटा एलिमिनेशन। बीटा कार्बन कौन कौन से? ये नाइट्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल वाला अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला यहां पर भी अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला यहां पर भी अल्फा कार्बन, और ये वाला भी अल्फा कार्बन। ये सारे के सारे अल्फा कार्बन एटम्स है। इसके बगल वाला इस साइड ये बीटा, और कहीं तो बीटा आपको दिखाई दे नहीं। तो आपके पास इस केस में तो एक ही बीटा कार्बन है जहां से आपको हाइड्रोजन एटम रिमूव करना पड़ेगा। चलिए इससे हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं। बेटा कहीं से भी अगर एक H आयन रिलीज हो जाए तो बनने वाली स्पीसीज कॉन्जुगेट बेस नहीं हो जाती क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लो कि HCl एक एसिड है, उसमें से एक H आयन रिमूव करा दो तो Cl नेगेटिव क्या HCl एसिड का कॉन्जुगेट बेस नहीं हो जाता क्या Cl? एक H आयन रिमूव कराने कोई तो कॉन्जुगेट बेस कर। अगर वाटर को एसिड माने और उसमें से एक H आयन रिमूव करा दे तो जो OH नेगेटिव है वो उसका कॉन्जुगेट बेस नहीं हो जाएगा क्या? तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? आफ्टर लूजिंग वन H आयन द फॉर्म्ड एनायन इज ए कॉन्जुगेट बेस। तो चलिए ये मैंने सिर्फ कॉन्जुगेट बेस के लिए आपको समझाया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। कॉन्जुगेट बेस आप सभी लोग लगभग जानते होंगे, फिर भी तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। कॉन्जुगेट बेस समझिए, आफ्टर लूजिंग H आयन वी गेट कॉन्जुगेट बेस। हमको क्या मिल जाता है? हमको कॉन्जुगेट बेस मिलता है। तो बेटा होगा क्या? ये बीटा हाइड्रोजन अपना H आयन रिमूव करेगा और CH2 की जगह एक H आयन गया तो निगेटिव आ गया, मतलब माइनस H आयन, H आयन निकल गया। सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड N, इस पर 3 CH3 लगे हुए हैं। और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पर, और बाहर जो भी X निगेटिव लगा हुआ। इस कंपाउंड से एक H आयन निकला तो बनने वाली जो कार्ब एनायन है, क्या वो कॉन्जुगेट बेस नहीं कहलाएगी?
यही तो कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट होता है, इट बिकम सीबी। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर ही निगेटिव, कोई चार्ज नहीं, एक टर्शरी अमीन बन जाएगा। इस कार्बन का पॉजिटिव और इस कार्बन का नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये हॉफमैन प्रोडक्ट प्लस CH3 का होल थ्राइस एंड, और AgX तो साथ में निकल ही रहा है, उसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। टर्मिनल एल्कीन बन रहा है, आप देख रहे हो। यहां पर जो है बनने वाला प्रोडक्ट हॉफमैन एल्कीन है, लेस स्टेबल एल्कीन है। लेकिन अब आप कहोगे सर इसमें तो कोई मोर स्टेबल एल्कीन के चांस ही नहीं थे, तो डायरेक्ट ही बन गया। मैं भी आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको मैकेनिज्म समझाई जिसमें कि कॉन्जुगेट बेस बन रहा था और वो कॉन्जुगेट बेस एल्कीन दे रहा था। 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसीलिए इवन। बीच रास्ते में कार्बोकेटायन की जगह कार्ब एनायन या कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम E1CB। नाउ ऊपर के चारों पॉइंट जो मैंने आपको लिखा है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट, इज इट टाइप ऑफ E1CB मैकेनिज्म। E1CB क्यों कहा बेटे हम लोगों ने, क्योंकि बीच E1 इसलिए क्योंकि 2 स्टेप में हो रही, और इंटरमीडिएट यहाँ पर कार्ब एनायन बन रहा है, विच इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉर्मर वन। अमोनियम साल्ट का वो कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस उसी को कहते हैं जिसमें से कोई एक एच रिमूव हो जाए, तो हम लोग उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बन आयन, जो कार्बन आयन या कॉन्जुगेट बेस बना उस कितना ज्यादा स्टेबल है उस पर डिपेंड करेगा। एंड इट इज ए बीटा एलिमिनेशन, बीटा कार्बन से निकलेगा इसलिए बीटा एलिमिनेशन है। और जो हाइड्रोजन रिमूव होगा उसके लिए शर्त यह है कि मोर एसिडिक बीटा होना चाहिए। अगर कई सारे बीटा है तो उसमें हमको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। एक्स निगेटिव, और यहां पर AgOH के साथ मैंने हीट। चलिए ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहाँ ये अल्फा कार्बन, यहाँ ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। नाउ वी हैव 2 बीटा कार्बन एटम्स। ध्यान से देखिए, ये बीटा सेकेंडरी कार्बन पर है, और अगर यहां से हमने HN रिमूव किया तो सेकेंडरी कार्ब एनायन बनेगा। इस कार्बन पे नेगेटिव आया तो सेकेंडरी कार्बन एनायन बनेगा। मैं हाईलाइट करता हूं, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन दिखाई। तो अगर येलोइश वाले पर आपने जो है H पॉजिटिव रिमूव किया तो बनने वाला कार्बन आयन सेकेंडरी। अच्छा, थोड़ा सा इंक चेंज करते हैं। इस बीटा को ध्यान से देखें, इस बीटा ने अगर H पॉजिटिव रिमूव किया तो बनने वाला कार्ब एनायन प्राइमरी कार्ब एनायन।
बनने वाला कार्ब एनायन प्राइमरी कार्ब एनायन। तो अपने आप बताओ, सेकेंडरी कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल है या प्राइमरी कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल है? बोलो देवांश। Which carb anion is more stable, primary or secondary? अगर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में जानते हो तो आपको मालूम है कि प्राइमरी कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कार्ब एनायन। प्राइमरी कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल। तो एच आयन कहां से रिमूव होगा? इस ग्रीन वाले से। तो क्या बनेगा? देखिए मैं यहां बनाता हूं। यहां से रिमूव नहीं होगा, और जो ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन बनाएगा वहां से रिमूव होगा। इट इज प्राइमरी कार्ब एनायन, ये बने। ठीक है भाई। दूसरा भी बना देते, आपको ज्यादा अच्छे से समझ। जरा यहां से रिमूव करो। ये कार्ब एनायन जो बना, ये वाला कार्ब एनायन कैसा है? यहां ये कार्ब एनायन 1 डिग्री और ये कार्ब एनायन 2 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल? ये वाला ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल, क्योंकि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी में 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इज द लीस्ट स्टेबल। तो 2 डिग्री वाला क्या है? लेस स्टेबल। चलिए आगे बढ़ते। सेकंड स्टेप में क्या बनेगा? ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। देखिए ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। इसी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव था, इसी पे नेगेटिव आ जाएगा। इस कार्बन का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव यहाँ एल्कीन बना लेगा एंड इथाइलीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। साथ में नाइट्रोजन के साथ वो एक तो टर्शरी अमीन बन जाएगा जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 CH3 हैं और एक प्रोपाइल ग्रुप लगा है, CH2 CH2 CH3। AgBr तो निकल ही रहा है, वो निकल जाए। अच्छा, क्या इस केस में भी पॉसिबिलिटी? हाँ, पॉसिबिलिटी तो है कि ये बॉन्ड यहां से टूट जाए और आपको ये प्रोडक्ट, पॉसिबिलिटी तो है, मना नहीं कर। जितने बीटा हाइड्रोजन है पॉसिबिलिटी तो सब जगह से, और N के साथ ये CH3, ये CH2 CH3 और ये CH3 प्लस AgBr, वो तो साथ में निकल ही रहा है, उससे हमें ज्यादा लेना देना भी नहीं। बट दिस विल बी द माइनर। तो क्या इथाइलिन लेस स्टेबल एल्कीन है? जी हाँ। प्रोपीन मोर स्टेबल है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है। इथाइलिन लेस स्टेबल है, तो देखो यहाँ पे लेस स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट है वो एक्चुअली क्या है? लेस स्टेबल एल्कीन। इसी को तो हाफ मान प्रोडक्ट कहते हैं। बोलो भैया। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो लेस स्टेबल एल्कीन है, इसीलिए इस तरीके के एलिमिनेशन को हॉफमान एलिमिनेशन कहा जाता है।
देवांश को समझ में आया क्या? यस। आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, कीजिए। This is a quaternary ammonium salt. हीट की कराइए। हीट कराइए। बनाओ। देखिए, इस क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट को अगर मैं देखूं तो इसके बगल में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। तो मेरे हिसाब से जो इंटरमीडिएट बनना चाहिए वो सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ तो दोनों अल्फा अल्फा ही, यहाँ तो कोई बीटा है नहीं। सेकेंडरी और टर्सरी दो बीटा कार्बन एटम अवेलेबल है हमारे पास। सेकेंडरी कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू टर्सरी कार्बन आयन, तो ये बनना चाहिए। और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव अवेलेबल। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक, क्या बन जाएगा? ये नाइट्रोजन इस पर दो, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। बना पाए क्या? यस। नेक्स्ट, इस केस में क्या होगा? ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। दोनों टर्सरी हैं, लेकिन ये बीटा कार्बन फिनाइल लगा हुआ है, तो ये बेंजाइलिक हो गया। अब रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाए। टर्सरी कार्बन स्टेबल नहीं होता, लेकिन बेंजाइलिक तो स्टेबल होता है क्योंकि रेजोनेंस होता है उसमें। तो फिर कहाँ इंटरमीडिएट जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? पीएच और इसी कार्बन पे निगेटिव, क्योंकि यहां से एक H पॉजिटिव लेके निकल, जैसे यहां से H निकला पॉजिटिव लेके, बना दूं क्या? ऐसे बना देता हूं। यहां से एक H निकला पॉजिटिव लेके, वैसे ही यहां से क्या बना? इस पर पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बन आयन इज स्टेबल।
इन कंपेरिजन टू अदर, इधर से भी बन सकता था लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट। आप क्या करें, ये बॉन्ड यहां से हटा दी, इसी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इसी पे निगेटिव, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं, ये बॉन्ड टूट जाएगा। इस बॉन्ड के इस कार्बन पे जो पॉजिटिव है वो ऊपर वाले निगेटिव के साथ मिलके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो जो मोर स्टेबल कार्बोटाइन होगा वही बनेगा, यहां पर ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और इस केस में ये बन जाएगा मेजर। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? ये हाफमैन अमोनोलिसिस, हाफमैन अमोनोलिसिस का के जो केसेस हैं उसका ये एक पार्ट। एक तरीका और है जिससे कि हम हाफमैन अमोनोलिसिस या लेस स्टेबल एल्कीन या टर्मिनल एल्कीन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेस स्टेबल एल्कीन बन रही है, हाफमैन प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए साइंटिस्ट कहता है कि अगर मैं बेस बहुत ज्यादा भारी कोई बेस, बहुत ज्यादा बल्कि कोई बेस ले लूं तो नॉर्मल एल्किल हैलाइड्स भी जो है हमारे हाफमैन प्रोडक्ट थे। तो इसको मैं यहाँ नीचे से लिखूंगा, इन केस ऑफ हाफमैन प्रोडक्ट we get less stable alkene। हमको हमेशा लेस स्टेबल एल्कीन। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि द केस ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन will also gives Hoffman product if the base is very bulky। देखिए, मान लीजिए कि आपको ये रिएक्शन करानी, अगर आपने बेस एल्कोहलिक KOH लिया है और उस एल्कोहल को मैं प्राइमरी एल्कोहल ले लूं C2H5O निगेटिव K पॉजिटिव, यही तो होगा ये बेस, तो इजीली आपको मोर स्टेबल एल्कीन मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। और ये सेडजेफ प्रोडक्ट होगा। और ये मोर स्टेबल एल्कीन। लेकिन इसी एल्कोहलिक KOH में अगर मैं एल्कोहल कोई भारी ले लूं, कोई बल्कि ले लूं,
जैसे इसका नाम है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो बेटा ये अंदर वाले कार्बन पर अटैक नहीं कर पाए, बहुत भारी बेस है, ये साइड से अटैक। और यहां पर जो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट। यहां पर सेडजप प्रोडक्ट हमारा मेजर था। तो साइंटिस्ट ये कह रहा है कि अगर कोई भारी, कोई बल्कि बेस लो, देन ऑल्सो वी गेट हॉफमैन प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट। थोड़ा सा मैंने डीपली डिस्कस इसलिए किया सेडजेफ और हॉफमैन को कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले। तो सेडजेफ और हॉफमैन आप लोग जो है आसानी से पहचान सकते। हॉफमैन प्रोडक्ट लेस स्टेबल एल्कीन को ही कहे, ठीक है। तो जो लेस स्टेबल एल्कीन होगी, मेनली टर्मिनल एल्कीन, या आप इससे निकाल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी से निकाल सकते हैं, तो उसको हम हॉफमैन कह रहे हैं। और सेडजेफ, अगर सेडजेफ प्रोडक्ट कह रहे हैं तो सेडजेफ रूल वाला सिस्टम काम होना चाहिए। वैसे मोर स्टेबल एल्कीन कहना भी ज्यादा सही होगा अगर इवन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां हम लोग इस समय E2 की बात कर रहे थे, और E2 में सेडजेफ रूल काम कर जाता है, इसलिए मैं हम लोग बार बार दो वर्ड्स का यूज कर रहे थे, सेडजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट। तो E2 में सेडजेफ रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं, E2 के केस में सेडजेफ रूल काम करता है। आपको समझ में आया सेडजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट? Yes. कर पाओगे? Yes. और कोई तरीका जिससे कि हम लोग जो है एल्कीन बना सकते हैं? देखिए, फ्रॉम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, इससे भी एल्कीन बनाई जा सकती। नाम क्या है इसका? पोटेशियम साल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड। पोटेशियम सक्सीनेट, क्या करें? इलेक्ट्रिक करंट पास कराओ। निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। याद होगा आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? इथाइलिन, एक रिएक्शन और है, उससे भी हम लोग बेटे एल्कीन बना सकते हैं। वैसे तो उसका नाम विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन, लेकिन इसको इस तरीके से याद रखो। विटिग रिएक्शन नेम रिएक्शन है, याद रखना बहुत जरूरी, ध्यान रखना। फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड कीटोन्स,
कार्बोनिल कंपाउंड्स से एल्कीन कैसे बने? देखिए, मान लीजिए ये आपका एल्डिहाइड है, आप इसकी पीएच जानते हो, फिनाइल ग्रुप को कहते हैं। पीएच हम फिनाइल ग्रुप, का होल थ्राइस पी, मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फास्फाइड, मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फास्फाइड के साथ रिएक्शन कराई। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ये बॉन्ड ब्रेकडाउन, व्हाट यू विल गेट, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस PH3, मैं ऐसे लिख दूं, PH होल थ्राइस P डबल बॉन्ड, ये बन गई हमारी एल। अच्छा, कीटोन हो तो भी बन जाए। ये कीटोन है किसके साथ, PH होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। क्या बन जाएगा, एल्कीन प्लस PH होल थ्राइस, ये एल्कीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज विटिग रिएक्शन। कोई ले सकते हो आप एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ये कहूं कि CH3 CHO प्लस C6H5 होल थ्राइस P CH2, क्या बन जाएगा, you will get propene plus C6H5 whole thrice PO। मैं कोई साइक्लिक कंपाउंड ले सकता हूं, उसके साथ रिएक्शन करा सकता हूं, क्या बन जाएगा, ये यहां से टूट गया। करा पा रहे हो, यहां से, सॉरी, CH2 प्लस होल थ्राइस PO, ठीक है ना।
तो these are the method of the formation of alkenes. एल्कीन्स के फॉर्मेशन के मेथड्स आज हम लोगों ने सारे के सारे पढ़ ली। इस तरीके से हम लोग एल्कीन्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग एल्कीन्स के प्रॉपर्टीज पढ़ें, ठीक है।